एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जहाँ पर जी जान से मिलने आती है एंड वो उसे बताती है कि इबो के डैड की डेथ एनिवर्सरी है। अब उसके आगे जी बस जाने ही वाली थी, तभी वो एकदम से रुक गई। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, एंड या वन मोर थिंग। जान ने बस जी की तरफ देखा। जी ने कहा, मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेट करना भूल ही गई। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बेबी। आई मेट हिम एंड ही इज ब्यूटीफुल। जान बस रुक गया और सहारा लेने के लिए उसने वहीं चेयर को पकड़ लिया, वरना वो शायद नीचे गिर जाता, क्योंकि जी की आंखों का प्रेशर बहुत था। उसने सर झुका लिया क्योंकि उसे खुद पर शेम आ रही थी। जी हमेशा उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी रहती थी, उससे बात करती थी, उसकी कितनी परवाह करती थी, केयर करती थी। पर जान तो एक कावर्ड है और वो सबको छोड़कर भाग गया क्योंकि वो रियलिटी फेस नहीं कर पा रहा था या दूसरों की आंखों में खुद को जज होते हुए नहीं देखना चाहता था। इसीलिए खैर जान के उस गिल्ट ने उसकी नज़रों को झुका दिया था। पर जी ने जान की तरफ देखते हुए कहा, पहले दिन से जिस दिन से सनाया को मैंने वहाँ देखा था ना, जिस तरीके से तुम्हें उसकी आंखों में जोई नजर आई थी, मुझे भी उसकी आंखों में वही नजर आई थी। एंड शी वॉज स्पेशल फॉर मी जस्ट लाइक यू। मैं भी उसकी केयर करना चाहती थी, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसीलिए तुमने जब स्टेप उठाया था मैं समझती थी तुम्हें। आई मीन पर जान शायद तुमने मुझे समझना छोड़ दिया। तुमने हम दोनों के बीच में ऐसी वॉल खड़ी कर दी जिससे मुझे नहीं पता मैं कैसे पार कर पाऊंगी आगे, मैं कभी पार कर पाऊंगी भी या नहीं, मैं तुम पर कभी ट्रस्ट कर पाऊंगी या नहीं। फिर एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, आई ऑलवेज केयर फॉर यू। मैंने सोई को प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी परवाह करूँगी और तुम्हारा ख्याल रखूँगी, और मैं उस प्रॉमिस को हमेशा पूरा करूँगी। जान मैं तुम्हारी परवाह करती थी, करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं इससे खुद को रोक ही नहीं पाती। तुम मेरे लिए हमेशा मेरे एक बड़े भाई की तरह थे, जिसमें मैंने अपना एक फ्रेंड देखा, अपना एक बहुत क्लोज वन देखा। पर एक बस ये रुक गई। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क आए थे, पर उसने उन्हें खींच कर साफ कर दिया और जान की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे हर्ट किया तो किया, उसके बारे में एक अलग ही बात है, लेकिन तुमने एक बहुत प्रीशियस इंसान को हर्ट किया। जान उसकी आंखों से निकले हुए हर एक आंसू ने हम सबको तोड़ कर रख दिया। हम सब बिखर गए और इस चीज़ की जिम्मेदार तुम हो, तो तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जान अब तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो बहुत सफ़र कर चुका है और वो बहुत सफ़र कर रहा है, फिर भी वो तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है। जान वो फिर से वही सारी गलतियाँ कर रहा है जो उसने पहले की थी, तुमसे प्यार करने की गलती। तब से जान ने जी को घूर कर देखा। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, हमारा प्यार गलती नहीं था। जी ने लगभग चकल करते हुए कहा, हो सीरियसली? जान ने कहा, जी ने कहा, ओके मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगी, बात जरूर कहूंगी। जान तुम जिस वक्त हम सबकी ज़िंदगी से चले गए थे ना, तुम अपने साथ बहुत कुछ ले गए थे और अपने पीछे छोड़ गए थे सिर्फ तबाही। एक टूटा हुआ इंसान, बिखरा हुआ बच्चा जिसे संभालने की बहुत कोशिश की मैंने, चैंग ने, हाउशवान ने, पर हम नहीं संभाल पाए उसे। उसकी आंखों का एक एक आंसू मुझे बताता है कि मैं कितनी गिल्टी हूँ। वो मुझसे मिन्नतें करता रहा, पूछता रहा, और मैं तब भी हम दोनों के बीच की दोस्ती निभा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी तुम कभी नहीं चाहोगे इबो को वो सब पता चले। जान ने कहा, जी ने कहा, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए था क्या नहीं। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया। फिर यकीन मानो जान, उसका एक एक आंसू, उसकी एक एक मिन्नतें मुझे रातों में सुनाई देती हैं। मैं आज भी ढंग से सो नहीं पाती। मैं गिल्टी हूँ, मैं भी उसकी उतनी ही गिल्टी हूँ जितने तुम हो। एंड आई नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। तुम्हें पता है, जब इबो के डैड डेथ बेड पर थे, मैं उन्हें ऑपरेट कर रही थी और वो इबो से मिलना चाहते थे, और इबो तुम्हारे लिए पागलों की तरह घूम रहा था। पूरे चाइना में वो तुम्हें तलाश रहा था अपने डैड को छोड़कर। और ना सिर्फ चाइना, वो वापस अफ्रीका भी लौटा। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ उसने तुम्हें तलाशा ना हो। वो पागल हो गया था, बिल्कुल पागल। मैंने उसे बहुत कॉल की। वो लास्ट डे था जब अंकल लान उससे मिलना चाहते थे। आखिरी बार वो अपने बच्चे को देखना चाहते थे, पर इबो, उसका कॉल नॉट रीचेबल था। उसने तुम्हारा स्कैंडल सुना था। ही वॉज ब्रोक। वो तुम्हारी परवाह कर रहा था। उन्हें इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं था, पता है तुम्हें?
इसीलिए वो तुमसे जवाब जानना चाहता, तुमसे पूछना चाहता, तुमसे मिलना चाहता था। उसे डर लग रहा था शायद तुमने अपने साथ कुछ कर लिया होगा, इसलिए वो बस तुम्हें ढूंढना चाहता था। इससे पहले कुछ बहुत बुरा हो जाए वो तुम तक पहुंचना चाहता था। पर उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता था कि वो जिस इंसान को ढूंढ रहा है वो तो बस मतलब ही है। वो खुद अपने बारे में सोचता है, इसीलिए वो उसे छोड़कर जा चुका है। और उस बीच में वो अपनी कितनी प्रीशियस चीज़ को खो रहा है, अपने डैड को, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जान, शायद मुझसे बेहतर तुम जानते हो कि वो अपने डैड से कितना ज़्यादा प्यार करता था। वो आखिरी टाइम में भी अपने डैड से मिल नहीं पाया, जस्ट बिकॉज वो उस समय ट्रैवल कर रहा था। चैंग ने उसे बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी, किसी की भी नहीं। वो बस बट कर रह गया स्कैंडल में, अपनी कंपनी में, बोर्ड मेंबर के प्रेशर में, अपने फियांसे को अनाउंस करने के प्रेशर में, मीडिया के प्रेशर में, अपने डैड की हेल्थ की वजह से, और भी ना जाने क्या क्या मेस की वजह से। बहुत बहुत काओस था। वो कुछ महीने बहुत बहुत बुरे थे जान, बहुत ज़्यादा। मैंने उस 18-19 साल के बच्चे को एकदम से बड़ा होते हुए देखा। उस दिन जिस दिन उसने अपने डैड का फ्यूनरल अटेंड किया था, उसकी आंखों में से सब कुछ खत्म हो चुका था। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई पाने की चाह नहीं थी। तुम्हारे लिए जो प्यार से उसकी आंखें चमकती थी, वो भी सब खत्म हो गया। मेरे पास आना, हाओशुआन के पास जाना, उसने सब बंद कर दिया। तुम्हें पता है, हाओशुआन ने उसे बताया था 1 महीने पहले, यू एंड योर वाइफ वॉज नो मोर। सबने यकीन कर लिया। चैंग ने, न्यूसेंग, वेनिंग, पर उसने यकीन नहीं किया। बिल्कुल बस लड़ता रहा, सबसे लड़ता रहा। जो तुम्हारे बारे में बोलता उन सब के आगे ही पकड़ा रहता। उसे क्या मिला? अंधेरा, धोखा, एक टूटा हुआ दिल जिसके कांच सिर्फ उसे जख्म देते हैं। तुमसे प्यार करना मुश्किल था जान, पर उसने किया। उसने तुमसे प्यार किया और उसने तुम्हें प्यार करना सिखाया। पर क्या तुमसे प्यार करने की उसे सज़ा मिल रही है? हाँ, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि सिर्फ उसे सज़ा मिल रही है, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर समझना इतना मुश्किल नहीं है कि तुम भी सिर्फ सज़ा काट रहे हो। पर अब वक्त आ गया है, खुद को भी और ईबो को भी रिहा कर दो। उसके साथ अपना दुख बांट लो और उसका दुख भी बांटो। सुनो उसे कि उसने अब तक किसी से कुछ भी नहीं कहा है, जैसे तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। पर अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के पास हो, एक दूसरे से जो कहना चाहते हो कहो, अपना दर्द बांट लो और एक बार फिर से वही जान और हिप्पो बन जाओ जिसे हम सब प्यार करते थे। जान, तुम अपने पीछे जो सब कुछ तोड़ कर गए थे ना, उस तस्वीर को एक बार फिर से पूरा कर दो प्लीज। आई बेग यू जान, आई बेग यू। ये कहते हुए सी फाइनली रोते हुए उस कमरे को खोलकर बस कॉरिडोर से भागते हुए नीचे चली गई थी, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रुक सकती। वहीं दूसरी तरफ जान भी फर्श पर टूट कर बिखर गया। वो भी बस कुर्सी का सहारा लेकर जोर जोर से रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईबो और ईजा गेट के बाहर ही खड़े हुए थे। ईबो की आवाज़ सुनकर ईजा ऊपर आ गया था और दरवाजे को बंद देखकर वो भी बस टेंशन में वहीं खड़ा हो गया। और वो ईबो से बार बार पूछने लगा कि अंदर क्या हो रहा है। उसे अंदर से आवाज़ें आ रही थी, पर सिर्फ ज़ी की। वो अपने डैड की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, इसलिए वो परेशान हो गया था। और ईबो वो अपनी सहन में था, वो ईजा को रोक रहा था, अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। और अब जिस तरीके से ज़ी दरवाजे से बाहर निकली है और उस कॉरिडोर में भागते हुए गई है, ईबो समझ गया था सब कुछ मेस्ड अप हो चुका है, सब कुछ। उसने एक नज़र अंदर की तरफ देखा जहाँ जान उसे ज़मीन पर बैठा हुआ दिखाई दिया, और वहीं दूसरी तरफ उसने ज़ी की तरफ देखा। और इससे पहले कि ईबो रोक पाता, ईजा दौड़कर जान के पास जा चुका था। और वहीं दूसरी तरफ ईबो जान को एक लुक देता हुआ ज़ी के पीछे दौड़ गया, क्योंकि वह पूछना चाहता था कि आखिर वजह क्या है। उसने मना किया था ज़ी से जान को सब कुछ बताने के लिए, तो उसने क्या बताया और किस हद तक जान को बताया, इसीलिए वह जवाब जानना चाहता था। दौड़ता हुआ जैसे ही वो बाहर की तरफ आता है, ज़ी बस कार में बैठने ही वाली थी, तभी ईबो ने ज़ी का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ज़ी ने कहा, जो मुझे कहना था कह दिया, मुझे अपने दोस्त से बात करने के लिए तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने घूर कर ईबो की तरफ देखा। ईबो ने लगभग अपने दांत पीसते हुए कहा, जान का को हर्ट करने का राइट किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं ज़ी, तुम्हारा भी नहीं। ये कहते हुए वो बहुत डार्क साउंड कर रहा था। उसने ज़ी को लगभग केज कर लिया था उस कार में और खुद के उस ऑरा के अंदर। ज़ी ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे डोमिनेंट होने वाली बिल्कुल नहीं हूँ,
मुझे डोमिनेट करने के बारे में सोचना भी मत। चैंग तुमसे डर सकता है पर मैं नहीं। ईबो ने कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूँ, स्टे इन योर लिमिट। सांगा को परेशान मत करो, ही वॉज ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट एंड मैं उन्हें स्पेस दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, वो खुद मुझसे सब कुछ कहेंगे। जी ने कहा, किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम्हारे से ज़्यादा समय मैंने जहान के साथ गुजारा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर उसने एक बार खुद को बंद कर लिया ना, एक बार डिसाइड कर लिया कि उसे कुछ भी शेयर नहीं करना है, तो वो कभी शेयर नहीं करेगा। और मैं नहीं चाहती कि वो एक बार फिर से तुम्हारे साथ खेले। ईबो ने लगभग ग्रॉल करते हुए कहा, मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा है जी, और अगर मेरे साथ कोई खेल भी रहा है तो तुम भी कहाँ पीछे हो? तुम भी तो उन सब की भीड़ में शामिल हो ना। मैं तुमसे कितनी बार पूछा था पर तुमने मुझे नहीं बताया, क्योंकि तुम भी मेरे साथ खेल रही थी, तो तुम्हें सांगा से ये सब कुछ कहने का कोई राइट नहीं है। जी इस बात पर चुप रह जाती है, वो बस ईबो को घूरने लगती है। ईबो ने कहा, अब तो तुमने सब कुछ मैस कर ही दिया है ना? क्या कहा तुमने सांगा से? जी ने कहा, आई अगेन रिपीट माई सेल्फ, मैंने अपने दोस्त से जो कुछ भी कहा वो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती, पर हाँ मैंने उसे वो सब कुछ बताया जो उसे जानना ज़रूरी है। उसे वो बताया कि उसने क्या किया है। ईबो ने कहा, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? जी ने कहा, नो आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी कोई गलती नहीं है। सिर्फ एक गलती हुई है उससे कि वो सब कुछ छोड़कर चला गया, पर मुझे पता है वो क्यों गया था। तो मैं उसे उस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगी वो, पर मैं उसे ब्लेम करना चाहती हूँ, और वो ब्लेम करना चाहती हूँ कि एटलीस्ट अब वक्त आ गया है कि वो अपने दर्द को तुमसे बांटे। पर अगर तुम इसी तरीके के साथ बिहेव करते रहे ना, तो वो एक बार फिर से कंफर्टेबल हो जाएगा, वो एक बार फिर से खुद को बंद कर लेगा, और तुम दोनों शायद बिना कुछ कहे एक दूसरे से आगे बढ़ जाओगे अपने रिश्ते में। मैं नहीं चाहती कि अब तुम दोनों के बीच में कुछ भी रहे। वक्त आ गया है, तुम भी उसके साथ अपना वो दर्द बांटो जो तुम्हें इतने सालों में सहा है, जो नासूर बन गया है। एक जहान ही है जो ठीक कर सकता है, और वही दूसरी तरफ जहान की आंखों में बहुत दर्द है। उसे तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानती हुई वो, और अब वक्त है कि वो सब कुछ कहे, तुमसे कहे, क्योंकि एक तुम ही हो जो मेरे टूटे हुए जहान को जोड़ सकते हो। वक्त है वो, और जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जहान को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, उसे ओपन अप होना होगा और रियलिटी को फेस करना होगा, क्योंकि जब तक वो रियलिटी को फेस नहीं करेगा हमें वापस अपना सान कभी भी नहीं मिलेगा, और नहीं हमें अपना कभी ईबो वापस मिलेगा। और मुझे मेरा ये लव कपल चाहिए। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ ईबो। मैंने तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाई, पर अब मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम दोनों के बीच में आए, एंड आई स्वेयर एंड आई प्रॉमिस I will do everything, each and everything to protect Zhaan, to protect you and to protect my beautiful lovely family, जो हम सब एक साथ मिलकर बनाएंगे। Congratulations, तुम अंकल बनने वाले हो। ठीक है, तो उसने हल्के से नीबू की नोज पर टैप किया और वो अपनी कार में बैठ गई। नीबू को कुछ समझ नहीं आया, अभी तो वो ज़ी के लेक्चर सुन रहा था और अचानक से अंकल। नीबू ने कंफ्यूज होते हुए ज़ी की तरफ देखा। ज़ी ने अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखते हुए कहा, मुझे मेरा हस्बैंड वापस चाहिए, तो कम ऑन अपनी चेयरमैन की कुर्सी को वापस लो और मेरे हस्बैंड को फ्री करो, क्योंकि उसे मुझे अब पैम्पर करना है। जितना जल्दी हो सके अपना मेस्ट क्लियर करो, समझ आया? मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड तुम्हारे इतने बड़े से एम्पायर की कुर्सी पर बैठकर और काम कर 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 मर जाए, क्योंकि अगर चैंग को कुछ हो गया तो मेरे और मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? हाँ ठीक है। तो जी ने एक ड्रामेटिक लुक देते हुए ईबो को देखा। वहीं ईबो क्या कहा, बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा क्या? जी ने कहा, चाइना में मिलते हैं। ये कहते हुए उसने अपने जी ने कहा डम्बो। ये कहते हुए वो एट लास्ट फाइनली एक्सीलेटर देकर अपनी कार को आगे लेकर जा चुकी थी। ईबो को एक डम फाउंडेड छोड़कर उसे नहीं समझ आया हुआ क्या। I mean, अचानक से जी की ये पूरी कॉन्वर्सेशन 360 डिग्री पर कैसे घूम गई, और एंड में ये क्या था, यही सोचते हुए वो सामने की तरफ देखने लगा। पर अचानक से उसे ख्याल आता है जान का, इसीलिए वो बस सरपटाता हुआ दौड़ता हुआ घर की तरफ जाता है, एंड एट लास्ट कॉरिडोर को क्रॉस करता हुआ जान के रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईसा जान के आंसू को साफ कर रहा था और उससे बात कर रहा था। जिस सीन को देखकर ईबो के कदम बस वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि जान की आंखों में से आंसू नजर नहीं आ रहे थे, या यूँ कहो जान को कंफर्ट करने के लिए ऑलरेडी वहाँ कोई और है। शायद ईबो की जरूरत जान को नहीं है, एटलीस्ट इस पॉइंट पर तो शायद नहीं। यही सब कुछ सोचकर ईबो के कदम ऑलरेडी पीछे की तरफ हो गए थे। वही जान और ईजा अभी भी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। ईजा ने जान की तरफ देखते हुए कहा, डैड आप नहीं रोएंगे ना? जान ने कहा, मैं रो नहीं रहा था बेबी, वो तो बस मैंने अपनी ओल्ड फ्रेंड को देखा ना, तो वो बस। ईजा ने कहा, आप उन्हें मिस कर रहे थे तो ये हैप्पी वाले टीयर्स हैं? जान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ ये हैप्पी वाले टीयर्स हैं।
पर अंदर ही अंदर वो रो रहा था, पर वो ईज़ा को नहीं दिखा सकता था ना, इसीलिए वो बस प्रिटेंड कर रहा था, ईज़ा को अच्छा महसूस कराने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि उसका छोटा सा ब्रेन ज़्यादा ना सोचे। वहीं ईबो बस वहाँ से चला जाता है, और जैसे ही वो वहाँ से जाता है अब जाकर सान का ध्यान वहीं गेट पर गया था, पर ईबो को रोकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अभी से बहुत सारा साहस चाहिए खुद को काम डाउन करने के लिए, तभी वो ईबो से बात कर पाएगा, वरना अभी अगर वो बात करने गया तो शायद वो टूट जाएगा और बात नहीं कर पाएगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब रात को डिनर हो चुका था। वो बात अलग है कि ईबो ने डिनर नहीं किया था, सिर्फ ईज़ा और सान नहीं किया था, है यूँ कहो सिर्फ ईज़ा नहीं किया था और सान ने सिर्फ उसका मन रखने के लिए थोड़ा बहुत खा लिया था, क्योंकि उसको भी चिंता थी ईबो की। ईबो अपने आप को कमरे में बंद कर बैठा है। शाम से ही सान ने कोशिश की अंदर जाने की, पर वो नहीं जा पाया। ईज़ा ने सान की तरफ देखते हुए कहा, डैड अंकल क्रूगर रूम में क्या कर रहे हैं? सान ने कहा, मे बी अपना ऑफिस वर्क। ईज़ा ने कहा, आज तो वो हमारे साथ डिनर करने भी नहीं आए, क्या उन्हें भूख नहीं लगी है? सान ने कहा, मे बी। ईज़ा ने कहा, पर ऐसे कैसे हो सकता है डैड? आई मीन जब मैं खाना नहीं खाता हूँ तो आप मुझे डांटते हो, तो क्या आप अंकल क्रूगर को नहीं डांटोगे? सान ने हंसते हुए कहा, तुम चाहते हो मैं ईबो को डांटूं? ईज़ा ने पाउट बनाते हुए कहा, यस डैड, मैं चाहता हूँ वो अपने रूम से बाहर निकले। आपको पता है आंटी ब्यूटीफुल जो बहुत सारे गुडी बैग लेकर आई थी ना, आई मीन चॉकलेट्स लेकर आई थी, वो मैं उनके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मुझे चॉकलेट दी थी ना, और आपने मुझे सिखाया है कि शेयरिंग इज केयरिंग, इसीलिए मैं उनके साथ बांटना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था वो चॉकलेट उनकी फेवरेट है। बट जब मैं उन्हें देने गया तो ये कहते हुए उसने सान की तरफ देखा। सान ने कहा, उसने क्या किया? ईज़ा ने कहा, उन्होंने कहा कि वो बिजी हैं और बात नहीं करना चाहते अभी, उन्होंने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर सान का चेहरा उतर गया। उसने कहा, मे बी वो बिजी होगा। ईज़ा ने कहा, मे बी, बट डैड आपको पता है? ये कहते हुए सान की तरफ देखने लगा। सान ने कहा, क्या? ईज़ा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को करते हुए कहा, अंकल क्रूगर सैड लग रहे थे। सान ने कहा, क्या? ईज़ा ने कहा, जब मैं उनके रूम में गया था ना तो उनकी आइज बहुत रेड थी, एंड शायद वो, ये तो वो चुप हो गया। सान ने कहा, शायद क्या? ईज़ा ने कहा, डोंट नो, बट मे बी ही वॉज क्राइंग। जैसे ही ईज़ा ने कहा, पीछे से एक डीप वॉइस आती है। कौन रो रहा था? ईज़ा और सान दोनों ही मुड़कर उस तरफ देखते हैं तो वहाँ से ईबो आ रहा था। उसने ब्लैक हुडी डाला हुआ था, जिसका कैप उसके पूरे चेहरे को लगभग ढक ही रहा था, और रहा सा उसने आंखों के ऊपर सिल्वर ग्लासेस लगाए हुए थे। उसे ऐसे देखकर एक पल के लिए तो सान और ईज़ा दोनों ही चौंक गए थे। तब ईबो ने आगे आते हुए कहा, हाँ तो बताओ कौन रो रहा था? ये कहते हुए जैसे उसने सवाल को दोहराया, ईज़ा ने कहा, आप, और कौन? ईबो ने कहा, मैं क्यों रोने लगा? ये कहते हुए वही चेयर पर बैठ जाता है। वही सान अभी भी ईबो को देख रहा था। ईज़ा ने कहा, मैं आपके रूम में आया था, आपने मुझे भगा दिया था। ईबो ने कहा, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था। ईज़ा ने कहा, सच में? पर मुझे तो ऐसा लग रहा था आप रो रहे थे। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं क्यों रोऊंगा? ये कहते हुए वो ईज़ा को घूरने लगा। ईज़ा ने कहा, मे बी आपकी फ्रेंड से लड़ाई हो गई हो इसलिए। आई मीन बड़े बड़े अंकल ऐसे ही रोते हैं ना कि उनके फ्रेंड से या उनके लव वन से लड़ाई हो जाती है। शायद आपके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। क्या ऐसे ही हुआ था? आपकी गर्ल फ्रेंड से लड़ाई हो गई थी? उसकी ऐसी बातें सुनकर ईबो और सान दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। सान ने ईज़ा की तरफ देखते हुए कहा, ईज़ा? और ईबो ने कहा, तुम्हें इस बात का मतलब पता है? ईज़ा ने कहा, किस बात का? ईबो ने कहा, गर्लफ्रेंड बात का। तभी सान ने घूरते हुए कहा, हे चुप, ऐसा वर्ड बोलना बंद करो। ईज़ा ने कहा, डैड इसमें क्या गलत है? गर्लफ्रेंड होना तो अच्छी बात होती है ना, उससे हम लव करते हैं, वो हमारी फ्रेंड होती है, उसके साथ हम चीज़ें शेयर करते हैं, वो भी हमारे साथ चीज़ें शेयर करती है। तो क्या अंकल के पास उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, या उनकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी इसीलिए वो सैड थे? हाँ डैड, ऐसा था क्या कुछ? आपको पता है स्कूल में सबकी गर्लफ्रेंड है, सबकी गर्लफ्रेंड है, शान की भी। ये तो है। ईज़ा सान की तरफ देख रहा था। भाई सान को समझ नहीं आ रहा था इस छोटे से बच्चे को ये सारी बातें कहाँ से सीखने को मिली। ईबो ने पीछे से डीप वॉइस में कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ईज़ा ने कहा, क्या? सान ने कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों, ये क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो? ईज़ा ये बैड वर्ड है, इसे तुम यूज़ नहीं करोगे। और ये सब कुछ तुमने किसने सिखाया? हाँ ये तो हुए। सान ईज़ा से पूछने लगा। ईज़ा को समझ नहीं आ रहा था उसके डैड इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। सान ने कहा, मैंने कुछ पूछा है ईज़ा? किसने सिखाया तुम्हें ये? ईज़ा ने कहा, डैड आंट सुजन जो ड्रामा देख रही थी उस दिन, उसमें दिखा रहे थे ना। आई मीन वो जब भी ऐसा कोई ड्रामा देखती हैं तो उसमें दिखाते हैं गर्लफ्रेंड, बॉय की स्पेशल फ्रेंड होती है वो। आपको पता है शान की भी एक स्पेशल फ्रेंड है, तो मुझे लगा अंकल की भी कोई स्पेशल फ्रेंड होगी क्योंकि वो भी एक बॉय है ना। ये कहते हुए वो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने लगभग अपनी आइज़ को नैरो करते हुए कहा, तो तुम भी एक बॉय हो, तुम्हारी भी कोई फ्रेंड होगी है ना? या मैं कहूँ गर्लफ्रेंड होगी?
जान ने लगभग अपना हाथ वही टेबल पर पटकते हुए कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ। एक बार और इस वर्ड का इस्तेमाल किया ना, तभी ईजा ने तपाक से बोलते हुए कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास मेरा योजा है, वही मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, आई लव हिम, आई डोंट वॉन्ट एनीवन। क्योंकि गर्लफ्रेंड से लव करना पड़ता है ना, और मुझे किसी गर्ल से लव नहीं करना। आई लव योजा। ये कहते हुए वो घूरते हुए ईबो की तरफ देखने लगा। वहीं ईबो ने लगभग अपने चेहरे के ऊपर एक डेविलिश सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, वाह ज़ान का। ये कहते हुए उसने ज़ान की तरफ अपनी आंखों को किया और लगभग अपनी आईब्रोज को रेस करते हुए कहा, आपकी बेटी के अंदर तो आपके भी कुछ ट्रेट्स हैं, वो तो शायद अभी से इससे पहले कि आगे कुछ भी कहता, ज़ान ने तुरंत ईबो का मुंह बंद करते हुए कहा, चुप चुप चुप, कुछ भी नहीं कहोगे तुम। तभी ईजा ने कहा, अरे डैड हम बात कर रहे हैं ना। तभी ईबो ने ज़ान का हाथ हटाते हुए कहा, हाँ हम बात कर रहे हैं, तो हाँ लिटिल वन, क्या कहा तुमने? मेरी गर्लफ्रेंड? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, एंड आई एम डैम श्योर वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो उसने ज़ान की तरफ देखा। वही ज़ान का चेहरा गुस्से से थमथमाया हुआ था, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका छोटा सा बच्चा ये क्या बकवास बातें कर रहा है। आई मीन अभी से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, और ऊपर से उसके सामने बैठा हुआ है ईबो। ये उसके कभी भी किसी काम को आसान नहीं बना सकता, खासकर ईजा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो ईजा को क्या सिखा रहा है, क्या है इसे खुद भी पता है। ईजा एक छोटा बच्चा है। ज़ान को यही चीज़ ईबो को समझानी है, पर शायद ईबो को समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ज़ान ने तुरंत ईजा को अपनी गोद में लेते हुए कहा, अब तुम में से कोई भी दिनों ये बकवास बातें नहीं करेगा, और ईजा हम सोने जा रहे हैं। ईजा ने कहा, पर डैड, उन्होंने कहा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड क्या होता है? अंकल तो बॉय है ना, तो उनकी तो गर्लफ्रेंड होगी ना। ज़ान ने कहा, ईजा बकवास बातें बंद करो, मैंने बोला है ना इस वर्ड को रिपीट करना बंद करो, डैड की बात नहीं सुनोगे। ईजा ने कहा, पर डैड। ज़ान ने कहा, ईजा को समझ आ गया था ज़ान के चिल्लाने का मतलब है कि सब चुप होना है, इसीलिए ईजा ने सिर्फ अपना चेहरा झुका लिया और उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ा सा पाउच था। वहीं ईबो सिर्फ ईजा और ज़ान को घूर कर देख रहा था। तभी उसने एक चीयरफुल सी वॉइस में कहा, कभी ना कभी तो बेबी को बताना ही होगा ना, क्योंकि फ्यूचर में उसके भी 2 डैड होंगे, तो चीज़ों को डाइजेस्ट करना। तो इससे पहले कि ईबो कुछ भी कहता, ज़ान ने लिटरली ईबो को किक करते हुए कहा, तुमसे तो मैं बाद में करने पड़ता हूँ, और तुम मेरे साथ रूम में चल रहे हो। ठीक है, तो उसने ईजा की तरफ एक लुक किया और उसे गोद में पकड़ता हुआ लगभग खींचता हुआ अपनी बाहों में जल्दी उस सीढ़ियों को चढ़ता हुआ वो ईजा के रूम की तरफ दौड़ रहा था, इस डर से कि कहीं ईजा फिर से कुछ पूछना शुरू ना कर दे और ईबो अजीब अजीब सी बातें कहकर ईजा के दिमाग को और ज़्यादा करप्ट ना कर दे। अब लगभग 10 मिनट के बाद ज़ान ने ईजा को उसके बेड में टक कर दिया था और वो उसे एक स्टोरी सुना रहा था। वो बात अलग है, ना ही तो ईजा का ध्यान उसमें लग रहा था और ना ही ज़ान का, लेकिन ज़ान पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ईजा को स्टोरी सुनाकर सुला दे। पर ईजा ने फाइनली ज़ान की तरफ देखते हुए कहा, डैड। ज़ान ने कहा, नो मोर क्वेश्चन। ईजा ने कहा, पर ज़ान ने कहा, ईजा ने कहा, ये तो अनफेयर है ना, आपने तो कहा कि जो भी पूछना चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो, अब आप खुद ही की बातों को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। ये तो ईजा बड़बड़ाने लगा। ज़ान ने कहा, ईजा ने कहा, ओके मैं नहीं पूछूंगा और मैं अब सो रहा हूँ, आप मुझे स्टोरी मत सुनाइए। क्या तो ईजा ने अपने आप को करवट में पलट किया था। तभी ज़ान ने कहा, सीरियसली आई मीन हाँ। ये तो उसने स्टोरी बुक को बंद किया और फिर ईजा की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या बात है। ये तो उसने ईजा को भी तरफ घुमा दिया था। ईजा ने ज़ान की तरफ देखते हुए कहा, अंकल क्रूगर क्या कह रहे थे? ज़ान ने कहा, उसकी बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो, वो सिर्फ मजाक कर रहा था। ईजा ने कहा, तो उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? ज़ान ने कहा, बेबी। ईजा ने कहा, बताइए ना डैड। ज़ान को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। बॉयफ्रेंड आई मीन ईबो का बॉयफ्रेंड तो खुद ही है ना, और इस बात को ईजा को कैसे समझाए। तभी ईजा ने लगभग थोड़ी सी तेज आवाज़ में कहा, डैड बताइए ना, क्या सच में अंकल क्रूगर का कोई बॉयफ्रेंड है? ज़ान ने कहा, तुम्हें इतना क्यों जानना है? ईजा ने कहा, बिकॉज आई थॉट ये कहते हुए वो स्ट्रगल करने लगा। ज़ान ने कहा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ईजा ने कहा, वो ये कहते हुए अपनी उंगलियों से खेलने लगा। ज़ान समझ गया था कि इसके बेटे के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, इसीलिए उसने ईजा से बात निकलवाने के लिए कहा, बेबी तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। ईजा ने कहा, कुछ भी? ज़ान ने कहा, हम दोनों के बीच में कोई बैरियर नहीं है ना, तो कम ऑन शेयर करो क्या कहना चाहते हो। ईजा ने कहा, आई थॉट ही लाइक यू। ज़ान ने कहा, क्या? ईजा ने कहा, वो डैड मुझे बस ऐसा लगा जैसे आई लाइक यूज़ा, वैसे ही वो भी आपको लाइक करते हैं। ज़ान ईजा की बात सुनकर ऑलमोस्ट सरप्राइज था, वो समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। तभी ईजा ने कहा, वो आपको लाइक नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई और है जिन्हें वो लाइक करते हैं। ज़ान ने कहा, बेबी ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे और तुम्हें दोनों को लाइक करता है। ईजा ने कहा, पर एक इंसान दो को कैसे लाइक कर सकता है? सुज़ैना आंटी के ड्रामा में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आई मीन उन अंकल के पास तो सिर्फ एक ही इंसान था जिससे वो लव करते थे, तो अंकल क्रूगर के पास 2 जने कैसे हो सकते हैं डैड? ये तो अनफेयर है ना।
सान को इस वक्त लिटरली सूजन के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी अगर सूजन उसे मिल जाती ना तो सच में उसे बहुत पीटता। लेकिन फिलहाल अभी ईसा के सारे सवालों को उसे टैकल करना है, इसीलिए उसने ईसा को लगभग हक करते हुए कहा, बेबी इतना ज़्यादा नहीं सोचते। एक पर्सन बहुत सारे लोगों को लाइक कर सकता है बट वो लव किसी एक से ही करता है। जैसे कि अंकल क्रूगर अंकल क्रूगर हम दोनों को लाइक करते हैं बट वो जिससे लव करते हैं वो कोई एक ही पर्सन होगा एंड मे बी वो बहुत स्पेशल होगा अंकल क्रूगर के लिए। ईसा ने कहा, तो वो एक बॉय है। सान ने कहा, मतलब? ईसा ने कहा, अंकल क्रूगर ने कहा ना कि उनका एक बॉयफ्रेंड है, तो वो एक बॉय है। सान ने कहा, बेबी इतना क्यूरियस क्यों हो तुम? ईसा ने कहा, मैं बस जानना चाहता हूँ डैड। सान ने कहा, हाँ मे भी हो सकता है वो एक बॉय हो। ये सुनकर ईसा सैड हो गया। उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, तो वो आप नहीं हो? सान को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। उसने कहा, बेबी क्या तुम चाहते हो कि अंकल क्रूगर मुझे पसंद करे? जान ये कह तो रहा था पर उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो ईसा से क्या पूछ रहा है, या शायद वो ईसा के बारे में जानना चाहता है कि इन फ्यूचर अगर उसे ईबो और उसके बारे में पता चले तो ईसा किस तरीके से रिएक्ट करेगा। शायद इसलिए ईसा ने इस सवाल पूछा। ईसा ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, आप उनके साथ खुश रहते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो आपको लाइक करे और आप भी उन्हें लाइक करो ताकि आप दोनों खुश रहो। डैड आप अंकल क्रूगर के साथ हैप्पी हो जाते हो एंड आई लव माई हैप्पी डैड एंड आई वॉन्ट कि वो हमारे साथ रहें, जिससे आप भी हैप्पी रहोगे और ईसा भी हैप्पी हो जाएगा क्योंकि उनके डैड हैप्पी होंगे और फिर हम तीनों साथ में मिलके स्कूल जाएंगे। जैसे ही ईसा ने कहा, सन रुक गया। उसने कहा, क्या बेबी? तभी ईसा एकदम से रुक गया। उसको अभी रियलाइज हुआ था कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। एक्चुअली इस वक्त ईसा के दिमाग में वही इंसिडेंट चल रहा था जब उसने अपने उस रिपोर्ट कार्ड पर ईबो का नाम देखा था और वो कहीं ना कहीं चाहता था कि सान और ईबो एक साथ उसके स्कूल जाए। ऐसे कुछ शायद उसके दिमाग में चल रहा था। ये कहो सच में ईबो को पसंद करने लगा था और सान से भी यही चाहता था, या फिर वो ईबो से ये चाहता था कि वो सान को पसंद करे, शायद ऐसा ही कुछ। और वो अभी बस सान से ही डिमांड कर रहा था पर उसे तुरंत याद आया कि सान कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया था उस दिन, इसीलिए उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं डैड। सान ने कहा, पर अभी तो तुम कह रहे हो कि तुम स्कूल लेकर जाने देते हो हम दोनों को, क्या ऐसा कुछ है? ईसा ने कहा, नहीं वो तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अच्छा होगा ना कि अंकल क्रूगर हमारे साथ स्कूल में चलेंगे। वो कितने कूल है ना, तो मैं भी मीसा को दिखाऊंगा कि मेरे पास एक कूल अंकल है। सान ने कहा, यू नॉटी बॉय अंकल कोई शो ऑफ करने की चीज़ नहीं है। ईसा ने लगभग गिगल करते हुए कहा, तो अंकल लव करने की चीज़ है। सान ने कहा, ओह सो जाओ, कितनी सारी बातें करते हो, ये सारी बातें तुम्हें सिखाई किसने है? आगे से सुसन से कहूँगा कि वो तुम्हें ऐसा कुछ भी ना देखे। ये कहते हुए उसने ईसा को ग्रैब किया और गिगल करता हुआ उसे वो सुलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईसा भी सान के साथ मस्ती करने लगा। वो दोनों हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और ये सब कुछ वो बाहर खड़ा होकर सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब लगभग 1 घंटे के बाद सान ईसा को फाइनली सुलाकर उसके नॉन स्टॉप और इनफाइनाइट क्वेश्चन का जवाब देते देते एट लास्ट वो सो ही गया और सान अब अपने रूम में आ गया था। उसने बेड पर देखा तो ईबो अपने बेड पर बस आंखें बंद कर लेटा हुआ था। सान ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, क्या मैं ज़्यादा लेट हो गया? ईबो ने अपनी आंखें खोल दी थी। सान की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं बस लेट गया था। सान ने कहा, क्या तुम सो रहे हो? ये कहते हुए सान भी बेड पर आकर बैठ गया। ईबो ने कहा, ऐसे कैसे सो सकता हूँ, आप तो अभी तक आए ही नहीं। ये कहते हुए सान की तरफ देख लगा। सान ने कहा, मैं बस ईसा को संभाल रहा था। आई नो तुमने जो मैस क्रिएट किया है ना, उसे संभालना बहुत मुश्किल है। ईबो ने सिर्फ हंसते हुए कहा, वो एक क्यूरियस चाइल्ड है। तभी सान ने कहा, हाँ वो एक क्यूरियस चाइल्ड है, इस बात का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए कि तुम उसके सामने क्या कह रहे हो। ईबो एकदम से रुक गया। सान की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सान ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने कुछ गलत कहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम इसे सामने थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बॉयफ्रेंड वाली बात। ईबो ने कहा, तो क्या हम दोनों बॉयफ्रेंड नहीं हैं? सान ने कहा, ईबो ने कहा, कभी ना कभी तो उसे पता चलेगा ना, एंड इन फ्यूचर उसे हम लोगों का रिश्ता क्लियर होना चाहिए, तभी तो वो हम लोग के साथ एक हैप्पी फैमिली को एंजॉय कर पाएगा। डोंट यू थिंक? अगर हम उसको अभी से समझाते हुए चलेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी सान का, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे अपना सेकंड डैड जरूर मिलेगा। कहते हुए वो एक बहुत इंटेंस लुक के साथ सान की तरफ देख रहा था। वही सान का फेस कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था। ईबो ने कहा, डोंट टेल मी कि आप अब भी नहीं चाहते कि मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल हूँ। जैसे ही ईबो ने कहा, एक सान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। ईबो ने कहा, पर पता नहीं क्यों आपके चेहरे से तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। कहते हुए ईबो ने बस अपने चेहरे को सान से मोड़ लिया था। सान ने कहा, लगने को तो मुझे भी बहुत कुछ लग रहा है ईबो, क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है? ईबो ने कहा, क्या जानना चाहते हैं आप? सान ने कहा, कि तुम चाइना लौट रहे हो? जैसे ही सान ने कहा, एक ईबो का पूरी बॉडी स्टिफ हो गई।
अब सान भी बेड पर सीधा लेट गया था। उसकी भी निगाहें ऊपर सीलिंग की तरफ थी जैसे कि ईबो की थी। उसने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, बताने को तो बहुत कुछ है ईबो, पर ईसा को बताने से पहले ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ईबो ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, तो शुरुआत आप कीजिए, तब शायद मैं भी कुछ बता पाऊँ। सान ने कहा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है ईबो जो मैं तुम्हें बता सकूं, पर तुम्हारे पास तो है ना, तुम्हारे डैड। ईबो ने लगभग एकदम ग्रॉल करते हुए कहा, क्या कहा आपने? सान ने कहा, मैंने सुना he was। ईबो ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर आपके पास मुझे सुनाने के लिए कुछ नहीं है तो। सान ने कहा, ऐसा नहीं है ईबो कि मैं तुम्हें सुनाना नहीं चाहता है, तुम्हें बताना नहीं चाहता, पर। ईबो ने कहा, पर एक बार फिर से हम दोनों के बीच में पर आ गया। सान ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा, बट व्हेन यू कम बैक देन। तुम्हें 2 दिन में जाना है ना, और मैं नहीं चाहता तुम मेरा पैकेज लेकर अपने घर लौटो। ईबो ने कहा, चाइना आपका भी घर है। सान ने कहा, था, पर अब मेरा चाइना में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है यहाँ है। ईबो ने कहा, पर मैं तो चाइना से ही बिलोंग करता हूँ ना सान का। इस बात पर सान चुप हो जाता है। ईबो ने एक ठंडी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपका चाइना में बेशक कुछ नहीं होगा, पर मेरा यहाँ बहुत कुछ है। ठीक है, आप बिलोंग नहीं करते होंगे चाइना से, और शायद मैं भी ना कर पाऊँ आगे चलकर, पर आपसे मैं हमेशा बिलोंग करता रहूँगा। ईबो की बातें सुनकर सान का दिल टूट गया था। ईबो का ये अनलिमिटेड प्यार उसके लिए एक पल के लिए सफोकेशन हो जाता था, और एक पल के लिए इतना बड़ा दरिया जिसके अंदर सान डूब जाता था। उसे खुद भी नहीं पता कि ईबो का प्यार उसके लिए क्या है। ये उसे कमज़ोर कर देता है, बहुत कमज़ोर। एक वक्त था जब सान को ईबो का प्यार ताकत देता था, पर अब शायद कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि ईबो की ऐसी बातें सुनकर सान को फ्यूचर के लिए डर लग रहा है। जो कुछ भी उसने फ्यूचर के लिए सोचा है, सान वो सब कुछ कैसे पूरा करेगा, यही बात का डर है उसके अंदर। तभी ईबो ने कहा, सान ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ। ईबो ने कहा, ये कहते उसने सान की तरफ देखा। सान ने भी करवट पलट ली थी, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ईबो ने कहा, क्या आप देख भी पा रहे हैं? सान ने कहा, क्या दिखाना चाहते हो? ईबो ने कहा, देखिए, हम दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी कितना दूर है। पहले हम सब कुछ बांट लिया करते थे, पर अब ना आप कुछ कह रहे हैं और ना मैं। पहले मैं आपके सामने एक पल भी नहीं सोचता था, और जो कुछ भी मन में होता था सब कुछ बता देता था, पर अब ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है सान का? क्यों? इस बात का जवाब तो सान के पास भी नहीं था, किसी के पास नहीं था। अब 2 दिन गुजर जाते हैं। ईबो की फ्लाइट का टाइम था, वो तैयार हो रहा था, और वहीं दूसरी तरफ सान बिल्कुल खामोश था, और ये चीज़ कहीं ना कहीं ईसा ने भी ऑब्जर्व कर ली थी। वो डरा हुआ था। उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, डैड। सान ने कहा, क्या बेबी? ईसा ने कहा, क्या अंकल को रूगर सच में जा रहे हैं? सान ने कहा, हाँ उन्हें जाना होगा। ईसा ने कहा, पर क्यों? सान ने कहा, उन्हें काम है बेबी। ये कहते हुए सान बस चुप हो गया। तभी ईबो ऊपर से उतरकर नीचे आ जाता है। उसके हाथ में उसका लकीज था। इसे देखकर ईसा का दिल एकदम से टूट गया था। सान और ईबो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वही ईसा चुपचाप से अपने रूम में चला जाता है। वो अपने बैग में जाता है और उस छोटे से पेपर को बाहर निकालता है जिसने उसे रख रखा था, और वापस नीचे आता है। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने सान की तरफ देखते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ। सान ने कहा, अपना ख्याल रखना। ईबो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप भी। ये कहते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी पीछे से ईसा भागते हुए आता है। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, अंकल रुकर। ये कहते हुए ईबो रुक गया, और अगले ही पल ईसा ने उसे बस हक कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी एक पल के लिए शॉक हो गया था, पर उसने भी ईसा को हक कर लिया और गोद में उठा लिया। और ईसा ने मौका देखते हुए ईबो की पॉकेट के अंदर वही पेपर रख दिया था जिसे वो अपने रूम से निकाल कर बाहर लाया था। सान ने ईसा को अपनी तरफ लेते हुए कहा, बेबी अंकल को लेट हो रहा है, जाने दो। ईसा ने कहा, पर। सान ने कहा, नो। ईसा ने एक सैड स्माइल देते हुए कहा, बाय अंकल, पर जल्दी आइएगा। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, चैंप मुझे मिस कर रहा है? ईसा ने भी हंसते हुए कहा, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ कम बैक सून। ये कहते हुए वो बस ईबो की तरफ देख लगा और ईबो बस रुक गया।